नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देश के सबसे खूंखार हत्यारे विकास दुबे की वाइफ ऋचा दुबे की बात सुनवाना चाहता हूं। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे, आप जानते हैं कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी को लेकर बहुत तरह की खबरें थी। उसकी संपत्ति को लेकर, विकास के रिश्तों को लेकर, अपराधों में विकास की पत्नी की भूमिका को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। ऋचा दुबे के बारे में यह दावा किया गया कि वही विकास का रिमोट कंट्रोल है। वो रहती लखनऊ में थी, लेकिन कानपुर में विकास के घर के लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आउटपुट अपने फोन पर लेकर उस पर नजर रखती थी। यह भी कहा गया कि हत्या, डकैती और वसूली से कमाई की गई जो विकास की दौलत थी, उसका हिसाब किताब ऋचा दुबे के पास ही था। सवाल बहुत से रहे थे, चर्चा बहुत सारी थी, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पति की मौत के बाद दोनों बच्चों के साथ ऋचा दुबे कुछ दिन तो गायब हो गई थी और उसके बाद अपने घर में खामोशी से रह रही थी। आज पहली बार ऋचा बोली है, खुलकर बोली है। आंखों में आंसू थे, लेकिन बात बड़ी बेबाकी से की, हिम्मत के साथ की। ऋचा दुबे ने हमारे संवाददाता के सारे सवालों के जवाब दिए। जो राज विकास दुबे के मरने के बाद दफन हो गए थे, आज ऋचा दुबे ने उन राजों का पर्दाफाश किया। हमारे संवाददाता विशाल ने ऋचा दुबे से बात की। ऋचा के जवाब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक घरेलू महिला अगर किसी अपराधी की पत्नी हो तो उसे क्या क्या झेलना पड़ सकता है, उसके बच्चों को क्या सहना पड़ सकता है। पहले ये कहा गया था कि ऋचा दुबे का विकास पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन ऋचा ने बिल्कुल उल्टी बात बताई। उसने कहा कि विकास उसे मारता था, पीटता था और वो उससे अलग रहती थी, एक छोटे घर में रहती थी, लेकिन वो किसी कीमत पर अपने बच्चों को विकास जैसा अपराधी नहीं बनाना चाहती थी। वो बच्चों को क्राइम की दुनिया से दूर रखना चाहती थी, इसलिए अलग रहकर बच्चों को पालती रही। ऋचा ने बताया कि वो उन पुलिस वालों के परिवार से माफी मांगती है जिनकी हत्या विकास ने की। और सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू के दौरान ऋचा दुबे ने कही, अगर वो उस रात विकास के साथ होती तो खुद विकास को गोली मार देती, खुद विधवा हो जाती, लेकिन 8 पुलिस वालों के परिवारों को ऐसा दंश न सहने देती। एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या फीलिंग है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो वो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आयोग का गठन किया है, आपको लगता है कि उसमें सच सामने आएगा? आपको लगता है क्या एनकाउंटर क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि फेक है, गलत है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो बस यही कहना है कि जो भी है वो जो न्यायपालिका देगी उसको मेरे लिए सर्वप्रिय होगा। मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जब एनकाउंटर हुआ, जब उससे पहले जब मुठभेड़ हुई विकरू गांव में, तो आपको इसकी जानकारी थी, आपके पास जानकारी थी, सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे, सीसीटीवी से सारी चीज़ों को आप यहां से देख रही थी। ये सब चीज़ों में सच्चाई है क्या? सर, अब मैं आपके सामने हूँ और मैं सब सच्चाइयाँ बताऊंगी कि ये सब सारी न्यूज़ फेक थी, ऐसा कुछ नहीं था। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हार्डली मुझे लगता है 4 से 6 महीने हुए, बहुत ज़्यादा 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं मैं बता सकती। और घर में जब कैमरे लगे थे तो हमारे घर की हर औरत के पास उसके फुटेज थे कि सब लोग भाई, क्योंकि एक ये नया अनुभव था कि हमारे घर में कैमरे लगे हुए, और हार्डली कोई ऐसा नहीं था कि कोई देखता हो या बताता हो कि विकास पुलिस आ रही। ये सब सारी न्यूज़ फेक है, इसका कोई भी इस प्रकरण से कोई भी लेना देना नहीं, ये गलत है। जिस दिन वहाँ पे मुठभेड़ हुई, विकास दुबे मौके से भागा, कहा गया उसने आपको फ़ोन किया, आप भी बच्चों के साथ चली गई। उस दौरान क्या बातचीत हुई और विकास ने क्या बताया इस एनकाउंटर के बारे में? क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि पुलिस अगर कहीं भी छापा मारने जाती है तो आरोपी या अपराधी जो भी मौके पर होता है वो भाग जाता है। विकास ने मौके पर गोलियाँ क्यों चलाई, क्यों पुलिसकर्मियों की हत्या की? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मुझे कुछ उन्होंने बता के किया होता तो हो सकता हो सर ये प्रकरण ना होता। यदि मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले
इस चीज़ को रोकने की कोशिश करती, क्योंकि इसमें कितनों का नुकसान हुआ है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। यदि उस वक्त मैं होती, उस वक्त जिस वक्त ये दुनिया भर के कृत्य हो रहे थे, तो मैं ये सोचती कि मैं अपने को इस हालात में पहुंचा देती, पर मैं 17 और 10 के साथ ये अनहोनी ना होने देती। विकास दुबे के साथ चूंकि आपके वो पति थे, आपके पर्सनल इंटर रिलेशन किस टाइप के थे? कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ वक्त नहीं बिताती थीं या कुछ इस तरीके की बातें थीं क्या? ऐसा था कि वहाँ का माहौल मेरे को पसंद नहीं था, और मेरा एक लक्ष्य था। एक हमारे गुरुजी थे, आपको मैं डिस्कस करती हूँ पूरा एकदम तरीके से, कि हमारे एक गुरुजी थे और मैं पूजा बहुत करती हूँ। मैं हर महीने मतलब 20-25 साल से, जब से मेरी शादी 23 साल से, तब से मैं सत्यनारायण की कथा कंटिन्यू करती चली आ रही। तो मेरे पंडित जी थे, तो मुझको ऐसा फील हुआ कि विकास के बच्चे कहीं विकास की तरह ना हो जाएं। हर माँ को, एक हिंदुस्तान की नारी को इस चीज़ का बहुत बड़ा डर होता है सर। तो मैंने उनसे ये पूछा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, जब हम पेड़ लगाते हैं ज़मीन पर, तो पेड़ हमेशा डायरेक्टली नहीं बढ़ता है। आप उसकी जो बगल की शाखाएं उसको छांटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो वो एक जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। तो मैंने उस चीज़ को अपने माइंड में, दिल में, मतलब एक बात समझिए कि पूरे जहन में बसा लिया कि अब मेरी लाइफ का एक मोटिव है कि मुझे बच्चे, जैसे आदमी कह देता है, बहुत मैंने फिल्मों में सुना, जगह जगह सुना कि बदमाश की औलाद तो बदमाशी होती है, चोर की औलाद चोर ही होती है। तो मैं वो नहीं चाहती थी, मैं इसको बिल्कुल अलग ट्रैक पे ले जाना चाहती थी, और इसको मैंने किया। 50% मैंने कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा आज मेडिकल स्टूडेंट है, उसने 3 साल का मेडिकल स्टूडेंट करके आया है मॉस्को से। अब ये लॉकडाउन, ये कोविड के चक्कर में वो अभी नहीं जा पाया, जैसे खुलेगा फिर वो जाएगा। और छोटा बेटा मेरा 91.4% से हाई स्कूल पास हुआ है, जो कि वो IAS अधिकारी बनना चाहता है। बस मेरा विकास के साथ रहने का सिर्फ यही था कि जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो माहौल होता है वो हमारे नेचर में आ जाता है, बच्चे बिगड़ सकते हैं। इसके कारण मैंने विकास का साथ छोड़ा। तो ये माना जाए कि मतलब जो विकास की दबंगई थी या विकास का जो आसपास का माहौल था, बिकरू गांव का जो माहौल था, वो आप नहीं पसंद करती थी? ये वजह ज़्यादातर आप लखनऊ में रहती थी? हाँ, मैंने जब मैं 3 साल विकास के साथ रही हूँ वहाँ गांव में, विकरू गांव में। और जब मेरा बड़ा बेटा 3 साल का हो गया, फिर मैं अपनी मॉम के साथ शास्त्री नगर के मकान में रहती थी, कानपुर में रही। फिर उसके बाद अब ये हो गया कि कब तक माँ बाप मेरे को रख सकते हैं, तो मैंने एक डिसीजन लिया। विकास से भी ये बात करी कि बच्चों को, और फिर एक प्रॉब्लम ये था कि विकरू और शास्त्री नगर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बच्चे रोज आते थे जाते थे, वो माहौल नहीं मैं दे पा रही थी। तो मैं डरी, हर महिला डरती है, मैं डरी और मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं लखनऊ में रहूँगी। फिर मैं यहाँ आके 2008 को शिफ्ट हो गई। कभी आपने विकास को समझाने की कोशिश की कि इस रास्ते पे जिस पे तुम चल रहे हो, इसका रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर बनाना है? जैसे आपने बताया कि छोटा बेटा IAS बनना चाहता है, बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो कभी आपने मोटिवेट किया? तो विकास का इस पर क्या रिएक्शन होता था? विकास के मैं उनको समझाना चाहती थी सर, तो वो एक अलग दिमाग के आदमी थे। ये चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने, ऐसा नहीं था। वो ना चाहते तो आज मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के लगते थे। मैं कमाती तो थोड़ी ना थी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ प्रॉपर। देते सब थे, पर मेरे समझाने पे वो कभी मानते नहीं थे। यदि मैंने ज़्यादा समझा दिया तो इसका मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ता था। मेरे साथ काफ़ी टॉर्चर भी होते थे, मारपीट, और कोई मेरा घर में साथ भी नहीं देता था कि मुझे बचा ले या अदर कुछ। तो फिर मैं भी शांत हो गई। विकास को पति के तौर पे आप किस तरीके से देखती थी? पति के तौर पे जो जिम्मेदारियां उनकी अपने बच्चों के लिए थी, आपके लिए थी, क्या वो पूरी करते थे? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति दुबई में थी, दुबई में फ्लैट्स थे, देश के अन्य राज्यों में फ्लैट्स थे, कानपुर में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो ये प्रॉपर्टी का पूरा मामला क्या है, वो बताइए। ये सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। आप ये खुद समझिए कि जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, उसकी बीवी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में लखनऊ के शहर में रहेगी। यदि मैं फिर तो मैं टाटा बिरला ही, मुझे समझिए आप। यदि 500 करोड़ है मेरे पास, तो मैं इंडिया में तो ना रहती। ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक विकास बहुत अच्छे पिता थे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते थे और अच्छा बनाना भी चाहते थे, पर वो उस दुनिया से निकलना भी नहीं बाहर चाहते थे जिस दुनिया में वो विलुप्त हो चुके थे। उनको समझाना, मेरा कहना उनको समझ ही में नहीं आता था। पर हाँ, वो एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे पति भी थे।
पुलिसकर्मियों की जिनकी शहादत हुई, जिनकी मौत हुई, उनके परिवार के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया इस छोटी सी अजीबोगरीब लड़ाई में। हाँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और मैं हर उस औरत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो मेरे पति ने गलत कृत्य किया, उस वक्त वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यदि मैं होती तो मैं अपने आप को विधवा कर लेती। मेरी एक विधवा होने से यदि 10 औरतों का सुहाग बसता तो मैं उसको ज़रूर रोकती उस कृत्य को। और मैं हर औरत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि विकास के इस कृत्य पे हमको, हमारे बच्चों को क्षमा किया जाए। और मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी की फैमिली बर्बाद हो। जैसे मेरी गांव के लोग भी क्या विकास को सहयोग करते थे? कोई जिस तरीके से मौके पे गोलियां चली, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ विकास दुबे के, यानी कि आपके घर से ही गोलियां चल रही थी? गोलियां अगल बगल से भी चल रही थी, यानी कि अगल बगल के जो लड़के थे, अमर दुबे या प्रभात मिश्रा या बाकी लड़के, ये सभी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे और अलग अलग छतों से फायरिंग कर रहे थे। आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, पर हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी, उस गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं था। मैं नेशनल टीवी के आगे पूछ रही हूँ, मैं हर उस इंसान से पूछना चाहती हूँ। आज सब बता रहे हैं विकास गलत था, खराब था, गंदा था। मैं सब चीज़ों पे मानती हूँ कि सच है कि वो गलत था, गंदा। ऐसा कोई भी उस रात में बंदा नहीं था कि जो विकास को एक बार मना करता और सब ने मिलकर गोलियाँ क्यों चलाई, ये पहले बताइए। एक इंसान भी खड़ा होता और कहता विकास मैं गोली नहीं चलाऊंगा, सब मना कर देते एक तरफ से, तो विकास क्यों गोली चलाता? मुझे ये पहले बताइए। कितनी गोली अकेले चला लेता? इतनी पुलिस वालों पे अकेले गोली विकास नहीं चला सकता था। ये सबके कृत्य गलत थे। उन्होंने गलत कहा, सबने मान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो सबके साथ एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने सबका, ज़्यादातर लोगों का एनकाउंटर किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिसके जिसके मरे हैं, जिसके जिसके खत्म हुए हैं, ये तो एक दुख है, एक भयावह दुख है। उसके लिए मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे इस बात का दुख है कि कोई उस गांव में एक ऐसा बंदा नहीं था जो विकास के इस गलत कृत्य पे उंगली उठा सकता। बस इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। मुझे ये बताइए कि जय वाजपेयी को लेकर तमाम तरीके की बातें आ रही हैं कि उसका पार्टनर था, पहले वो पान की दुकान में बैठता था, 4,000 रुपये उसकी सैलरी होती थी, विकास का जितना काला पैसा होता था वो सब जय वाइट करता था। जय के साथ संबंधों के बारे में बताइए हम लोगों को। देखिए, मुझे जय वाजपेयी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जय वाजपेयी से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, ठीक है, तब वो आया था। मैं उसको बाई फेस भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। अब पति का क्या किससे कुछ चल रहा है, हर पति अपनी बीवी से डिस्कस नहीं करता है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता। पैसों का लेन देन होते थे जय वाजपेयी से? अब मुझे खुद भी मीडिया द्वारा पता चला है। जब ऐसा कुछ होगा, मुझे विकास की डायरी मिलेगी तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं ज़रूर खुद भी पैसे लेने जाऊंगी उससे, ऐसा कुछ है तो। आमतौर पर एक अपराधी की, एक गैंगस्टर की जिंदगी के बारे में कम ही इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन विशाल प्रताप सिंह ने ऋचा दुबे से बात की। उन्होंने बहुत सारे राज खोले और ऋचा दुबे की बातें सुनकर यह लगता है कि विकास दुबे ने अपराध से पैसा तो कमाया, खुद आराम की जिंदगी गुजारी, लेकिन पत्नी और बच्चों को उतना ही पैसा दिया जितने में वो अपनी गुजर बसर कर सके। हालांकि ऋचा की बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। वो खुद चुनाव लड़ी, ब्लॉक प्रमुख बनी, विकास का खौफ उसकी जीत की वजह बना, और बार बार यह भी कहा गया कि विकास को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए उसका हौसला बढ़ता गया, उसकी क्रूरता बढ़ती गई, उसका खौफ बढ़ता गया, उसके अपराध बढ़ते गए, और एक दिन उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने 8 पुलिस वालों को घेर कर मार डाला। ऋचा दुबे से विशाल प्रताप सिंह ने विकास की राजनीति के रिश्तों के बारे में पूछा, तो ऋचा ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो संरक्षण मिल रहा था विकास को, राजनीतिक संरक्षण खासतौर पे, या पुलिस के लोगों का जो लाभ मिल रहा था, उसने विकास को एक बड़ा अपराधी, दुर्दांत अपराधी बनाने में बड़ा सहयोग किया? इस पूरे गड़बड़ झाला के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं किसको कहूँ, किसने बना दिया, किसने क्या कर दिया? मैं तो कहती हूँ कि उसका लक था, अभी तक वो अपने लक से चल रहा था। आज उसका लक खराब हो गया तो दुनिया में नहीं है। अपने बच्चे और अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़ के चला गया। जबकि आज के टाइम पे सर, मैं रो नहीं सकती, किसी से बता नहीं सकती कि हम लोगों को कितनी ज़रूरत थी उसकी, कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ वो छोड़ के नहीं गया है। जैसे लोगों ने कहा है कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होती तो आज मैं इतने छोटे मकान में और बच्चों के साथ समटी पड़ी हूँ, और कुछ भी नहीं है हमारे पास।
समय काट रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस महीने का खर्चा चलेगा तो अगले महीने का कैसे खर्चा आएगा। एलडीए ने आपके मकान में नोटिस चस्पा किया है, आप एलडीए जा रही हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मकान के नक्शे के बारे में बता रही हैं, वहाँ से आपको क्या जानकारी मिली है? जी, मुझे जानकारी मिली कि मेरा नक्शा कुछ गड़बड़ है। इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो बिल्डर से मकान लिया था, मगर अब हमने मकान लिया है सर, कैसे भी होगा मैं प्रार्थना करके हाथ जोड़ के जो भी मैडम होंगी या सर होंगे सबसे कहूँगी कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे भी बाहर निकलने और कुछ कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। समाज के लोगों से जब आप पहले मिलती थीं, समाज के लोगों से जब आप अब मिलती हैं, समाज के लोगों का जो दृष्टिकोण आपके प्रति बदला है उसके बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, समाज का दृष्टिकोण, मैं तो चाहूँगी समाज मेरे साथ है और मैं समाज के साथ हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहूँगी कि समाज मेरी मदद करे और समाज को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे आके पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात का आंसर नहीं दूंगी, मैं तो सदैव हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मैं समाज के साथ ही रहना चाहती हूँ। पराली के दौरान विकास ने आपको क्या कॉल किया था? किसी भी तरीके का कॉल, किसी भी तरीके की बातचीत, कहाँ से मदद चाह रहा था, कौन मदद कर रहा था, कोई जानकारी आपको मिल पाई है? क्योंकि गुड्डन तिवारी और बाकी लोगों के भी नाम ले रहा था वो कि इनसे बात करा दो, उनसे बात करा दो, मैं यहाँ सरेंडर कर दूँ। क्या मन में कोई डर था? किसी तरह की जानकारी आपको मिली हो किसी से? नहीं, विकास से मेरी बस उसी नाइट को बात हुई थी जिस नाइट में ये कृत्य हुआ था। वो भी मुझको एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये क्या हुआ, मुझे बताया गया कि गाँव में गोलियाँ चल रही हैं, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। और फोन किसने किया था? ये विकास ने ही रात 2 बजे फोन करा था। और जैसे मैंने ये सुना मैं इतना ज्यादा डर गई और मेरी विकास से काफी मुहाचाई भी हुई। मैंने उनको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी किया कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अब्यूज़ लैंग्वेजों का भी गाली गलौज भी मेरे साथ करी। उसके बाद मैंने गुस्से में फ़ोन पटक दिया और उस बीच का जो भी मैं इतना डर चुकी थी कि मैं घर से अपने बच्चों को लेके ऐसे ही 7 दिन मैं एक टूटे कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग होती है उसकी छत में मैंने और मेरे बच्चों ने टाइम काटा। लखनऊ में या बाहर कहीं? नहीं, सिर्फ लखनऊ के अंदर, क्योंकि ना ही मेरा मैका है, ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है और ससुराल वालों से भी मुझे कोई खासा सपोर्ट नहीं था। चलिए, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि विकास से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? कहा जाता है कि आपके भाई के साथ भी विकास का संपर्क था, उसके बाद विकास से शादी हुई आपकी। हाँ, ये सच है कि विकास के बहुत अच्छे दोस्त थे राजू। हमारे पार्क में खेलने आते थे, वहाँ सेंटर पार्क है शास्त्री नगर में, और उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। घर आना जाना हो गया, व्यवहार हो गया, फिर हम लोगों का थोड़ा आपस में काफ़ी इंट्रो हुआ। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग आगे लाइफ अपनी चला सकते हैं, तो हमने कोर्ट मैरिज शादी करी थी। उसके बाद किसी भी तरीके का विवाद की शुरुआत जो हुई वो बाद में हुई? हाँ, मैं जब वहाँ रहने लगी, मुझको कुछ दिनों बाद, देखिए मैं एक हाउस वाइफ थी, घर के अंदर रहती थी, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मगर जब मैं वहाँ साल भर रही, वहाँ के कृत्य देखे मैंने, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मेरे बच्चे हुए तो मैंने सोचा कि ये माहौल मेरे बच्चों के लिए डिजर्विंग नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। बिल्कुल आखिरी सवाल, हमारे माध्यम से आप उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनसे क्या कहूँ, बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने पति की कृत्य को लेके कि मुझको और मेरे परिवार को। पिछले कुछ दिन से हमने कोरोना के खतरे पर कम बात की है। अनलॉक होने के बाद से लोगों का डर कम हुआ है, सावधानियां भी कम हुई हैं। लेकिन आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहा था अब उससे कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 30 जनवरी से लेकर 30 जून तक जितने केसेस सामने आए थे उससे 1.5 गुना ज्यादा मामले सिर्फ पिछले 23 दिन में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 45,720 नए केसेस सामने आए हैं। यह अब तक एक दिन में कोरोना के इन्फेक्शन के शिकार हुए लोगों का सबसे ज्यादा फिगर है। इसी तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 1,129 लोगों की मौत हुई। यह फिगर भी डराने वाली है, सबसे ज्यादा है। अब तक देश में कोरोना के 12,38,635 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 29,861 लोगों की हमारे देश में मौत हुई है।
मैंने ये फिगर्स आपको इसलिए बताए ताकि आप हालात की गंभीरता को समझ सकें, सावधान रह सकें, कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है इसका अंदाजा आपको लगे। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। 30 जनवरी से लेकर 30 जून तक यानी पहले 5 महीने के दौरान देश भर में कोरोना के 5,66,000 केसेस आए। लेकिन जुलाई के महीने में 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक सिर्फ 23 दिन में 6.25 लाख नए केसेस सामने आ चुके हैं। यानी 5 महीने में 5.5 लाख और 23 दिन में 6.25 लाख, 6,75,000 के करीब। इसकी वजह से कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं, सिस्टम पर कितना प्रेशर है, सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, इसके कई डराने वाले एग्जाम्पल्स मेरे पास में है। और चूंकि लोग खतरे को समझ नहीं रहे, सिर्फ अपील से काम नहीं चल रहा, निवेदन को लोग नहीं मान रहे, इसलिए अब राज्य सरकारें सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो रही हैं। झारखंड की सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिससे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह सच है कि झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर 2 साल कैद की सजा हो सकती है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि सरकार लोगों को समझा समझा कर थक चुकी है। अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना झारखंड के आदिवासी इलाकों तक फैल जाएगा। आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां पर हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए तबाही हो जाएगी। कानून में प्रावधान है और समय समय पर कभी कभी सख्ती करने की भी आवश्यकता पड़ती है और इसको लेकर के आज ये निर्णय लिया गया। मास्क न पहनने पर 1 लाख का जुर्माना, लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 2 साल की कैद। ये अजीब लग सकता है, लेकिन झारखंड में सरकार को फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि झारखंड में अब तक कोरोना के 6,761 केसेस आ चुके हैं। 65 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में एमएलएस के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विधानसभा के सेक्रेटेरिएट को भी बंद करना पड़ा। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, ज्यादातर इलाके आदिवासी हैं। इन इलाकों में ज्यादा मेडिकल सुविधाएं नहीं है। अगर यहां कोरोना फैला तो भारी तबाही हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी और बचाव का एक यही तरीका है। और सरकार को लगता है कि लोग इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे, अपील से काम नहीं हो रहा, इसलिए सख्ती बरतनी पड़ेगी। हालांकि मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना थोड़ा ज्यादा है। अगर जुर्माने का डर कोरोना से सुरक्षा देता तो ठीक है, अगर इससे फायदा होगा तो, क्योंकि वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि सरकारी इंतजाम, सरकारी सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज फेल होने लगी हैं। और इसके कई एग्जाम्पल बिहार के पड़ोसी राज्य बिहार से आए हैं। और बिहार की मैं आपको स्टोरीज बताऊंगा, कहानियां बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसा वीडियो मुझे मिला जिसे देखकर शायद आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। आपको लगेगा ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने इसके बारे में जो जानकारी दी वो वाकई में चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है। मामला रोहतास जिले के विक्रमगंज ब्लॉक का है, जहां एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना पेशेंट की लाश को शमशान तक लाए। सभी ने पीपी किट पहने हुए थे। कोरोना पेशेंट की लाश को ठीक से रैप किया गया था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हेल्थ वर्कर्स ने जल्दबाजी कर दी, लाश को चिता के आग के हवाले करके जल्दी से भाग गए। लेकिन लकड़ी कम पड़ गई, लाश पूरी तरह जली नहीं और कुछ देर बाद शमशान घाट में कुत्तों ने अधजली लाश को नोचना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, इसलिए यह लापरवाही सामने आई। रोहतास के विक्रम नगर में जिस जगह शमशान घाट है उसके आसपास घनी आबादी है। अब यहां रहने वाले लोग डर गए कि कहीं कोरोना पेशेंट की लाश का मांस खाने वाले कुत्ते से इस इलाके में कोरोना ना फैल जाए। कोरोना पेशेंट को जलाने के लिए लाया गया था
जिसमें यहाँ जलाने के क्रम में लोग प्रशासन भी आया था, साथ में पुलिस पदाधिकारी भी थे, और वो पीपी किट वगैरह सब यहीं पे फेंक करके चले गए। आधा अधूरा जला हुआ लाश को छोड़ के चले गए। अच्छी तरह से उनको जलाए भी नहीं, ऐसे ही चले गए। सैनिटाइज भी पूरी तरीक़ा से नहीं हुआ। यहाँ कोरोना मरीज लाया गया था, उसको यहाँ दाह संस्कार के लिए और उसको जलाया गया, अधूरा जला कर चले गए, जिसको कुत्ते नोच करके खा रहे थे। और ये घनी आबादी है विक्रम शांति नगर, और वहाँ घर घर घूमेंगे तो और कोरोना संक्रमित करेंगे। और वो पीपी किट जो था वो पहना हुआ ये बगल में घाट में फेंक दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो और कोरोना संक्रमित फैलेगा। अधिकारी को फ़ोन किया गया, वो कोई अनसुना कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहां सिर्फ अजली लाश को छोड़कर नहीं भागे, अपनी पीपी किट्स को भी वहीं पर फेंक कर चले गए। ये तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा। इन किट्स के जरिए कोरोना का वायरस फैल सकता है, खतरा बढ़ सकता है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि अब कौन किट को कहां फेंक रहा है, इसका हिसाब डिपार्टमेंट के लोग कैसे रखें। कुत्ते नोच रहे हैं शमशान घाट पर, कुछ नहीं, उसको फेंक जला दिया गया। उसके और पीपी किट भी जो है फेंका हुआ है। नहीं, उसको जला दिया गया, नोटक फूट गया था अपने बाल में। तो फिर वो कहाँ से आ गया सर? फेंका ना जलाने के लिए, तो 3 वो जल गया, चौथा भी जल गया, जल गया थोड़ा सा उसका भाग फेंका गया द्वार के बाहर। और जो कुत्ते नोच रहे 100 को वो जलने के बाद वो आया था। अब कौन सोच सकता है ऐसा वक्त भी आएगा, किसी वायरस का ऐसा डर, ऐसा खौफ होगा कि इंसान ही इंसान की लाश को इस तरह छोड़कर भाग जाए और कुत्ते लाश को नोच कर खाएं। लेकिन ये हुआ तो है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। बिहार में कोरोना के कारण सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, इसकी एक और मिसाल आपको दिखाता हूं। एक लड़के का कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के आधार पर उसे पकड़कर क्वारंटीन सेंटर में एडमिट कर दिया गया। यह मामला अररिया का है। सरकारी हॉस्पिटल की ऐसी फुर्ती आपने नहीं देखी होगी। अररिया के चंदन कुमार की तबीयत खराब हुई, वो सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट करने गए, फॉर्म भर दिया, लेकिन किट खत्म हो गई, टेस्ट नहीं हुआ। चंदन वापस घर चले गए। 2 दिन बाद फोन आया कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस भेज रहे हैं। पहले तो चंदन कुमार को यकीन ही नहीं हुआ। दोबारा फोन आया, उसने बताया कि उसका सैंपल ही नहीं लिया गया, उसका टेस्ट हुआ ही नहीं, तो रिपोर्ट कैसे आ सकती है। लेकिन हेल्थ वर्कर ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारा नाम, पता और फोन नंबर हमारे पास है, इसलिए भर्ती भी तुमको ही करेंगे। अब चंदन कुमार सरकारी फारबिसगंज के क्वारंटीन सेंटर में है और डर यह है कि कहीं कोरोना के मरीजों के बीच रहकर कोरोना ना हो जाए, इसलिए इस कैद से बाहर निकलने की गुहार लगा रहे हैं। हम जब जांच करवाने के लिए अररिया गए थे तो वहाँ पे मेरा नाम उम सारा कुछ एंट्री हो गया था, सब कुछ ओके हुआ था। जब जांच करने का टाइम आया तो जो पाइप होता है, जो मतलब केमिकल होता है जिससे जांच करता है, वो चीज़ उसका ख़त्म हो गया था। तो डॉक्टर हमें बताया कि आप ऐसे कीजिए, घर चले जाइए, आज नहीं है, सामान ख़त्म हो गया, कल को आइएगा। तो हम लोग फिर भी 2 घंटा वहाँ पे रुके। 2 घंटा के बावजूद भी नहीं हुआ तो हम लोग घर चले आए। हम 2 आदमी से थे तो हम लोग घर चले आए। तो दूसरा दिन सोचे जाएंगे तो बारिश बहुत जोर का होने लग गया, हम नहीं गए। मेरे मोबाइल में फ़ोन आया कि पॉजिटिव आया है। फिर हम फ़ोन पे बताएं कि जब हमारा चेक ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कैसे आ गया। तो बोल रहा नहीं, आपके नाम से आया है, आपको जो है जहाँ भी है अलर्ट रहिएगा, आपको लेने आएंगे। तो हम बोले ठीक है। ना हमको लेने आया ना कुछ आया। जब सुबह हुआ तो गांव वाले को सबको पता चल गया ऐसी ऐसी बात है। तो हम वहाँ से चले गए कुर्साकाटा हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए। तो वहाँ जब चेक करवाने के लिए गए तो वहाँ से पता नहीं अररिया से किसका फ़ोन आया नहीं आया, तो फलाना नाम का आदमी का जो है चेक नहीं कीजिएगा, उसका चेक हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है। चंदन कुमार की आपने बात सुनी, वो साफ साफ कह रहा है कि उसका टेस्ट हुआ नहीं, सैंपल लिया नहीं गया, तो रिपोर्ट कैसे आ सकती है। अब हमारे संवाददाता ने इस क्वारंटीन सेंटर के डॉक्टर से इसके बारे में पूछा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है
तो हम भर्ती कर लेते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं। बाकी टेस्ट हुआ या नहीं ये बड़े लोग जाने। उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग जो यहाँ एडमिट जो करते हैं रिपोर्ट के अनुसार आता है, जो पॉजिटिव आता है उसको हम लोग एडमिट करते हैं। अब कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो रिपोर्ट आता है उसको हम लोग भर्ती करेंगे। मतलब वो लड़का तो सीधा करा है कि हमारा जांच भी नहीं हुआ और हमको ऐसे जो यहाँ पे लाके रख दिया गया। कहाँ क्या हुआ इसके विषय में तो हम नहीं जानते हैं। हमको रिपोर्टिंग व्हाट्सएप पर आता है तो हम लोग भर्ती कर देते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, आगे का ऊंचा अधिकारी लोग जाने। अब जरा सोचिए, जिस शख्स का सैंपल ही नहीं लिया गया उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसे भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं असलियत बताता हूं। असलियत यह है कि बिहार में लोगों को टेस्ट कराने के लिए कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। अगर फिगर्स देखें तो बिहार में सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें खांसी है, बुखार है, कोरोना के सिम्टम्स हैं, वो टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वहां 300-400 लोगों की भीड़ होती है। पहले तो इस बात का डर लगता है कि इस भीड़ से कोरोना ना हो जाए, लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद कह दिया जाता है कि आज को 50 टेस्ट होने थे, कोटा पूरा हो गया, अब कल आना। अगले दिन जाते हैं तो फिर यही हाल होता है। अब बिहार में टेस्ट कराने के लिए कोई डॉक्टर्स के हाथ जोड़ रहा है, कोई अप्रोच लगा रहा है कि टेस्ट हो जाए, पता चल जाए कि हमें कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा कि 20,000 टेस्ट रोज होने हैं, लेकिन बिहार में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 20,000 टेस्ट हो चुके हैं। हालांकि अब एंटीजन टेस्ट होना शुरू हुई है, इससे टेस्टिंग में तेजी आ सकती है, और चूंकि टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए बिहार में हालात भयानक होते जा रहे हैं। बाकी राज्यों में तो लॉकडाउन के दौरान अपनी टेस्टिंग क्षमता सुधार ली गई थी। पेशेंट्स को रखने के लिए ऑक्सीजन के, आईसीयू के इंतजाम कर लिए गए थे, क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या बढ़ा ली गई थी, लेकिन बिहार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अररिया में बिना टेस्ट के रिपोर्ट आ गई, मरीज भर्ती हो गया। लेकिन बिहार के दूसरे जिले किशनगंज का एग्जांपल आपको बताता हूं। एक महिला का टेस्ट कराने के लिए परिवार वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के कैसे चक्कर काटते रहे। न किसी ने सैंपल लिया, न किसी ने टेस्ट किया, न इलाज किया, और महिला की मौत हो गई। इसके बाद मरीजों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, हंगामा किया। इससे दूसरे मरीजों का इलाज भी बंद हो गया। एक महिला को उसके परिवार वाले सीरियस कंडीशन में किशनगंज के सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार महिला को कोरोना सस्पेक्ट बताया। तुरंत एडमिट करने के बजाय दूसरी फॉर्मेलिटीज में उलझा दिया। बीमार महिला के परिवार वालों से कहा गया कि पहले कोरोना टेस्ट होगा। ये बीमार महिला सरकारी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर्स वहां थे, नर्सेस थी, 5 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। 5 घंटे तक तड़पने के बाद इस महिला ने दम तोड़ दिया, और फिर महिला के परिवार वालों को गुस्सा आया, उन्होंने हंगामा किया, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा, और इसके बाद हॉस्पिटल के प्रशासन ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने किसी तरह परिवार वालों को समझा बुझाकर गुस्सा शांत किया। परिवार वालों का कहना है कि अगर इलाज सही वक्त पर हो जाता तो शायद महिला की जान बच जाती। यहाँ आए तो यहाँ कोरोना का चेक होगा, तो इसका चेक होगा। कितना बजे आए? आए थे 9:30 बजे के लगभग। क्या हुआ? नहीं देखा, कुछ नहीं किया। क्या बोला लोग? बोला कोरोना के लिए ऊपर जाना होगा 3 मंजिला पर, और 9:30 बजे से लेके अभी तक हमको बैठा के नहीं कुछ किया। लास्ट में मर गया। मतलब पहले बोला कोरोना का जांच कर। हाँ, कोरोना पे। हाँ, कौन डॉक्टर था ड्यूटी? अब ये कौन डॉक्टर है उसका लिखा होगा पुर्ची में। मरने वाली कौन थी आपकी? मेरे वाइफ है। किशनगंज के सिविल सर्जन का कहना है कि लापरवाही के आरोप गलत है। महिला गंभीर हालत में हॉस्पिटल आई थी, इसलिए उसे बचाया नहीं जा सका। सर ने तो बताया कि मैं महिला को देखा हूँ, पहले से काफी गंभीर अवस्था में दूसरे जगह से रेफर करके आया गया था उनको,
और बताया गया था कि कोरोना टेस्ट कर लो। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब ने देखा और उसको टेस्ट कर देखा, लेकिन 2 दिन टेस्ट हो गया। एम्बुलेंस और शीशा तोड़ा है तो यह गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति है, सबों की संपत्ति है, इसकी रक्षा करना उनका काम है। और आपदा के समय में, कोविड के समय में सभी लोगों का दायित्व बनता है कि सभी लोगों को सहयोग करें। ये बात सही है कि मरीजों के परिवार वालों को हॉस्पिटल में हंगामा और तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हंगामा करने वाले परिवार वालों को जो डॉक्टर साहब ज्ञान दे रहे हैं ना, उन्हें भी समझना चाहिए, अगर डॉक्टर्स ने वक्त पर इलाज किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। बिहार में हर तरह की दिक्कत दिखाई दे रही है। किशनगंज में इलाज नहीं हो रहा, लेकिन हर जगह ऐसे हालत नहीं है। पटना के गर्दनी बाग हॉस्पिटल में हाल यह है कि डॉक्टर्स कार में बैठकर मरीजों को देखते हुए दिखाई दिए। असल में पटना के इस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों ने वक्त पर सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया, सफाई नहीं की, इसलिए डॉक्टर्स बड़े परेशान हुए, मुसीबत में आ गए और मरीज भी परेशान। डॉक्टर्स को कार में बैठकर मरीजों का कोरोना टेस्ट करना पड़ा। 9 साढ़े 9 बजे आ जाइएगा। पता ये चला कि गर्दनी बाग अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत हो गई और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत के बाद नियम यह है कि पूरे वार्ड का सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस वाले कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुँच गए, जिसके बाद डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के बाहर बैठकर ही ये स्क्रीनिंग करनी पड़ी। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मरीज़ की मौत होने के बाद चूँकि सैनिटाइजेशन नहीं हुआ और इसलिए यहाँ जो डॉक्टर हैं वो गाड़ी में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक जो गाड़ी लगी हुई है इसमें डॉक्टर बैठी हुई हैं एक, और बाहर में भी एक स्टाफ है और यहीं से वो किसी तरह से काम कर रही हैं। यहाँ देखिए गाड़ी में बैठी हुई हैं डॉक्टर और सारा काम इनका इस तरह से चल रहा है। मैडम ये बताइए कि यहाँ पर बैठ के गाड़ी में बैठकर काम करने की नौबत क्यों आ गई? अभी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का एक डेथ हो गया है सवेरे 8 बजे करीब, डेड बॉडी निकला है 8:30 में, लेकिन सैनिटाइजेशन अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। से डेथ हुई, अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, अभी आया नहीं है कोई। हम लोग खबर कर चुके हैं लेकिन आया अभी तक नहीं। तो गाड़ी में बैठ के हाँ, अभी हम लोग गाड़ी में कर रहे हैं, सही से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होती है। आप लोग यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं यहाँ उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं? यस सर, यहाँ कर रहे हैं। रोहतास हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पटना हो, ये सारी घटनाएं देखने के बाद ये तो लगता है कि बिहार में पूरी तरह से सिस्टम फेल हो रहा है। अगर आज भी न चेते तो इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब सावधानी न बरती तो फिर कितनी बर्बादी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जो सिस्टम का हाल मैंने आपको दिखाया और अलग अलग इलाकों से, इससे पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पूरा का पूरा सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, कितना प्रेशर है। हालांकि एक बात कहूंगा कि पटना के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स, कोरोना वार्ड्स, जिनकी हकीकत मैंने आपको पिछले 2 दिन में दिखाई थी, जहां मैंने आपको दिखाया था कि मरीजों के बीच लाशें पड़ी हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी। बिहार सरकार ने एक्शन तो लिया है। आज बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, जो उस दिन मानने को तैयार नहीं थे कि हॉस्पिटल की हालत ऐसी खराब हो सकती है कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हॉस्पिटल के वार्ड में लाशें पड़ी हैं, आज वही मंगल पांडे पीपीई किट पहनकर एनएमसीएच का दौरा करने पहुंचे। वार्ड में जाकर मरीजों का हाल देखा। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे मरीजों से मिले, उनकी दिक्कतों के बारे में पूछा, जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए निर्देश दिए और हॉस्पिटल प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके 3-4 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाए और परिवार वालों की देखरेख में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हॉस्पिटल प्रशासन करवाए। अच्छी बात है कि हालात को देखते हुए सिस्टम को सुधारने के लिए हेल्थ मिनिस्टर खुद मैदान में उतरे, देर आए दुरुस्त आए, सुस्ती दूर होगी, बदलाव होगा। लेकिन बिहार के सामने मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। जिस वक्त मंगल पांडे
हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, उस वक्त 700 नर्सिंग स्टाफ बाहर सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे। असल में पटना में ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ टेम्परेरी है, क्योंकि कोरोना के दौरान हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ की कमी है, सिक्योरिटी नहीं है, न ग्लव्स हैं, न मास्क हैं, न पीपी किट है और न नौकरी की गारंटी। इसलिए पटना के एम्स हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने आज काम बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी। इन लोगों की मांग है उन्हें परमानेंट किया जाए, उनके तनख्वाह परमानेंट स्टाफ के बराबर दी जाए, और चूंकि वो कोरोना के खतरे के बीच काम कर रहे हैं, इससे सरकार उनका इंश्योरेंस करवाए। हड़ताल करने वाले नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी थी। 18 जुलाई को एक मेमोरेंडम दिया था, लेकिन इस ज्ञापन के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। पटना में स्ट्राइक करने वाले नर्सिंग स्टाफ की मांगे जायज़ हैं, और वो भी उतना ही खतरा उठाकर काम कर रहे हैं जितना परमानेंट स्टाफ। और कोरोना का खतरा कितना भयानक है ये तो आप जानते हैं। तो उन्हें सैलरी कम क्यों दी जा रही है? क्योंकि खतरा, इसलिए इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। उनको भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना है। और कोरोना के बाद उनकी नौकरी पर खतरा ना हो, इसकी गारंटी मांग रहे हैं, तो क्या गलत है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि हड़ताल का वक्त गलत है। ऐसे वक्त में जब मरीजों को नर्सिंग स्टाफ की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस वक्त नर्सें सड़क पर उतर आएँ, नारेबाजी करें, तो ये उनके अपने प्रोफेशन के एथिक्स के भी खिलाफ है। मैं तो कहूँगा कि बिहार सरकार को नर्सिंग स्टाफ की मांगों पर तुरंत विचार करना चाहिए, और नर्सिंग स्टाफ को भी तुरंत अपने काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी देर, छोटी सी चूक कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, इसका अंदाजा हमें होना चाहिए। और मुंबई में जो हुआ, उस केस से आपको यह बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ जाएगी। सिस्टम की लापरवाही के कारण मुंबई में 300 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन का डर पैदा हो गया। मुंबई के कांदिवली वेस्ट के लालजीपाड़ा इलाके की जय भारत सोसाइटी में रहने वाली 28 साल की नेहा गुप्ता की 20 जुलाई को मौत हो गई। परिवार वालों ने 4 हॉस्पिटल्स में जाकर नेहा का कोरोना टेस्ट कराने की कोशिश की थी, 4 जगह, लेकिन किसी ने टेस्ट नहीं किया। नेहा की मौत के बाद सैंपल लिया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद आई। चूंकि कूपर हॉस्पिटल ने नेहा की डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी थी, नेहा के अंतिम संस्कार में 300 से ज़्यादा लोग शामिल थे, और जब से ये पता चला कि नेहा की मौत कोरोना से हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव थी, तो पूरी सोसाइटी में खौफ है, हर आदमी डरा हुआ है। अगर कोरोना पॉजिटिव था तो सरकार को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के अस्पताल के इंचार्ज को बॉडी रिलीज नहीं करनी चाहिए थी। और अगर बॉडी रिलीज करते हैं तो इस स्थिति में कितने लोगों की जान का खतरा है, आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर है। अगर इनमें से किसी को भी अगर कोरोना हो गया तो इसका जवाबदार कौन है? तो ऐसे सुपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, सक्षम जो वैद्यकीय अधिकारी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों का खौफ, इन लोगों का डर, इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैंने 2 दिन पहले आपको धनबाद की खबर दिखाई थी। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, उसके बेटों ने अंतिम संस्कार किया, मां को कंधा दिया, और बाद में पता चला कि मां की मौत कोरोना से हुई थी। और पिछले 15 दिन में महिला के 5 बेटों की मौत हो चुकी है। इसलिए मुंबई में 23 मंजिल की बिल्डिंग में कम से कम 500 परिवार तो रहते हैं। 300 लोग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अगर वायरस फैला तो सोचिए हालात कितने भयानक हो सकते हैं। लोगों से गलती अनजाने में हुई है, इससे सरकार ने नियम बनाया कि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। चूंकि लोगों ने सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया और अब उनके ऊपर खतरा है, तो इस खतरे का अंजाम क्या हो सकता है, इसकी तस्वीरें देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें तिरुपति से आई हैं। 4 दोस्त तिरुपति में बालाजी के दर्शन करने गए थे। लौटकर गांव आए तो कोरोना वायरस साथ पहुंच गया। एक लड़के को कोरोना हुआ, उसे बुखार, जुकाम, खांसी, ये सारे सिम्टम्स थे। टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, इलाज हुआ। अगले दूसरे दिन
दूसरे दोस्त को भी सांस लेने में तकलीफ हुई, वो भी कोरोना टेस्ट कराने गया लेकिन टेस्ट नहीं हुआ और रात में उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। कोरोना का खौफ ऐसा है कि रात भर उसकी लाश पड़ी रही। अंतिम संस्कार में शामिल होना तो दूर, कोई लाश उठाने नहीं आया। परिवार वालों ने मजबूरी में एक जेसीबी मशीन मंगवाई, लाश को जेसीबी मशीन में डालकर शमशान तक ले गए और पीपी किट पहनकर उसका अंतिम संस्कार किया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भूमि पूजन की तारीख और वक्त तय हो गया है। 5 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल मंदिर की आधारशिला रखेंगे। लेकिन मामला अयोध्या में राम मंदिर का है। 500 साल से विवाद चल रहा है, कोई विवाद नया खड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि 5 अगस्त को 12:15 बजे सिर्फ 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकला है, जिस दौरान नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस 32 सेकंड में धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का महासंयोग है। धनिष्ठा नक्षत्र को भूमि का कारक माना जाता है, जबकि शतभिषा नक्षत्र को 100 मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो ये 32 सेकंड बहुत ही शुभ होंगे। 5 अगस्त को भादो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। 12:15 पर अभिजित मुहूर्त में 32 सेकंड का सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम शिला का अभिषेक करेंगे। पूजा विधियां वैसी होंगी जैसा श्री राम के राज्याभिषेक के वक्त हुई थी, जब उनका राज तिलक हुआ था। लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस शुभ घड़ी पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि यह शुभ नहीं बल्कि अशुभ मुहूर्त है। स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि भाद्रपद मास में घर या मंदिर बनाने की शुरुआत नहीं की जाती। उन्होंने इसके लिए विष्णु धर्मशास्त्र और नैवेद्य वल्लभ ग्रंथ का हवाला दिया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए जनता की राय ली जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहने अब चंपक राय ने कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री को भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्हें और जनता को जानकारी देनी चाहिए। चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया, जबकि ये विषय सबका है। तो ऐसी स्थिति में ये छल छिद्र से नहीं होगा। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, चीन से खतरा टला नहीं है और चूंकि चीन पर विवाद तेजी से बढ़ता रहा है, सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि आर्मी और एयरफोर्स की ताकत इतनी बढ़ा दी जाए कि चीन को इस ताकत का एहसास हो। तो बड़ा फैसला हुआ, सरकार ने राफेल फाइटर जेट की अटैकिंग कैपेसिटी, मारक क्षमता बढ़ाने के लिए हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इस महीने के आखिर में 5 राफेल प्लेन भारत आने हैं और रक्षा मंत्रालय की कोशिश है कि 5 राफेल प्लेन हैमर मिसाइल से लैस हों। सरकार ने हथियारों की खरीदारी के लिए अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हैमर मिसाइल की खरीद का ऑर्डर दिया है। ये एयर टू ग्राउंड मिडिल रेंज मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को भेजने में सक्षम है, फिर चाहे वो लेह लद्दाख जैसा माउंटेन टेरेन ही क्यों ना हो। INS और GPS समेत कई फैसिलिटी से लैस ये मिसाइल मिराज 2000 फाइटर प्लेन में भी इस्तेमाल की जा सकती है।